आज हम बात करेंगे लीगल ड्राफ्टिंग की सीरीज में 125 सीआरपीसी ड्राफ्ट कैसे करेंगे और उसके बाद में 125 सीआरपीसी में क्या क्या ग्राउंड ट्रायल कोर्ट के काउंसिल्स के द्वारा लिए जाते हैं और 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस किसके और किस किस के जरिए से ली जा सकती है और मेंटेनेंस के क्या क्या ग्राउंड उसमें मेंशन होंगे, आज हम उस पर बात करेंगे और एक एफआईआर पे इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मिसयूज ऑफ प्रोसेस है क्रिमिनल लॉ का और विदाउट एनी प्रॉपर इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन पुलिस डायरेक्टली एफआईआर दर्ज कर लेती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा यह मैंडेट किया गया है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में किसी भी प्रकार की एफआईआर डायरेक्ट ना लिखी जाए और ना ही किसी मामले में डायरेक्टली कोई अरेस्टिंग मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में हो। और वैसे भी अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने एक डिटेल वर्डिक्ट देते हुए ये कहा है कि जिसमें ऑफेंसेस यानी जिस क्राइम नंबर में ऑफेंसेस बिलो 7 ईयर के हैं उसमें गिरफ्तारी न की जाए और अगर गिरफ्तारी की भी जाती है तो उसके कारण असाइन करना जरूरी यानी मैंडेट करता है। और दूसरी बात उसमें यह है कि सीआरपीसी में 41A सीआरपीसी में यह भी कहा गया है कि पहले 7 साल या 7 साल तक के ऑफेंस में पहले एक्यूज को नोटिस देंगे, नोटिस पे डेट एंड टाइम मेंशन करेंगे, उसके साथ ही साथ एक्यूज को अपने साक्ष्य पुटअप करने के लिए उस नोटिस में डेट एंड टाइमिंग भी मेंशन करेंगे। ये एक डिटेल है उसमें सीआरपीसी के 41A सीआरपीसी में। और बहुत से मामले पे पुलिस ने 41A का वायलेशन किया है और अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के वर्डिक्ट का भी वायलेशन किया है, जिसमें वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट को नोटिस जारी किया है ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने और डिटेल मांगा है कि किन किन मामलों में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का किस किस स्टेट में और किस किस कोर्ट के द्वारा वायलेट किया गया है। अभी भी ये मैटर और प्रकरण ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में चल रहा है कि अरनेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि 7 साल या 7 साल से कम के पनिशमेंट पे किसी की भी गिरफ्तारी ना हो और अगर गिरफ्तारी करना जरूरी हो तो उसको नोटिस दिया जाएगा, गिरफ्तारी करते समय कारण असाइन किया जाएगा। इन सारी चीजों के बावजूद भी कई ऐसे स्टेट हैं जहां पे 41A का सीआरपीसी का वायलेशन हुआ है। ऐसे ही अरनेश कुमार जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का जजमेंट है उसका भी वायलेशन हुआ है, जिसपे वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किए हैं और उस पे तमाम स्टेशन हाउस अफसर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को पनिशमेंट भी हुआ है, उसमें कंटेम्प्ट की भी कार्रवाई हुई है। तो हम बात कर रहे हैं लीगल ड्राफ्टिंग की सीरीज में कि 125 सीआरपीसी जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस कैसे ड्राफ्ट करेंगे और मेंटेनेंस किन किन को और कैसे कैसे मिलता है उसको जरा सा इन शॉर्ट में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सीआरपीसी के प्रोविजन पे आते हैं। 125 सीआरपीसी को हम मोटा मोटा उसको पढ़ते हैं। 125 सीआरपीसी
ये कहता है कि ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, यानी मेंटेनेंस जो है वाइफ के लिए है इसमें। और दूसरा क्या है, कहा है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के लिए कहा है। तीसरे में कहा है पेरेंट्स के लिए। यानी 125 सीआरपीसी में 3 लोगों को मेंशनिंग किया है, यानी 3 पार्ट्स को, एक वाइफ के लिए, चिल्ड्रेन के लिए और पेरेंट्स के लिए। अब इसकी परिस्थितियां किस तरीके से होंगी और कैसे होगी उस पर डिस्कस करेंगे। इफ एनी पर्सन सफिशिएंट मींस रिफ्यूज टू मेंटेन, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यक्त कारण रखते हुए किसी को भी नेग्लेक्ट करता है परिवार में, यानी अपनी वाइफ को, और उसको मेंटेन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में 125 सीआरपीसी फाइल होगी। लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट माइनर चाइल्ड, उस पर भी फाइल होगी। वेदर मैरिड और नॉट मैरिड, उस पर भी मेंटेनेंस फाइल होगी। अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, यानी अपने आप से ये लोग मेंटेन करने में अगर सक्षम ना हो तो ऐसी परिस्थिति में 125 सीआरपीसी का केस फाइल हो सकता है और फाइल होगा। हिज सी कहता है कि हिज लेजिटिमेट और इलिजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग मैरिड डॉटर हु अटेन्ड मेजॉरिटी where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, यानी इस प्रोविजन के तहत बेसिकली ये देखना है कि वो मेंटेन करने में अगर सक्षम नहीं है और उसको मेंटेन करने में अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अगर वो मेंटेन करने में अनेबल है, असक्षम है, तो ऐसी परिस्थिति में 125 सीआरपीसी में वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। यानी भरण पोषण का वाद 125 सीआरपीसी मजिस्ट्रेट के सामने या जहां पे फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। उसके बाद में ये कहा है कि हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी फादर और मदर भी अगर मेंटेन करने में असक्षम है यानी अनेबल है, तो क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में अपॉन प्रूफ ऑफ सच नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल, ऐसी नेग्लिजेंसी को जो प्रूफ में होगा, ऑर्डर सच पर्सन टू मेक मंथली अनाउंसेस मेंटेन ऑफ हिज वाइफ और सच चाइल्ड और फादर और मदर। यानी अगर 125 फाइल करते समय ये प्रूफ कर ले गए कि मेंटेन करने में अपने आप में सक्षम नहीं है, तो चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे फादर हो या मदर हो, सच मंथली रेट में नॉट एक्सीड 5000, इस पे 5000 तक कहा गया है। हालांकि कई बार इस पे ऑनरेबल वेरियस हाई कोर्ट का अलग अलग डिटर्मिनेशन है, क्योंकि इसमें अभी रिसेंट में कई एक जजमेंट आए हैं जिसमें इस अमाउंट को भी एक्सीड किया है परिस्थितियों को देखते हुए। तो ये अमाउंट एक वो है जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, और अगर कोई स्पेशल परिस्थिति होती है, स्पेशल सर्कमस्टांस होते हैं, तो वो अमाउंट मजिस्ट्रेट अपने हिसाब से प्रूफ के आधार पे बढ़ा सकता है। उसके बाद में एज सच मजिस्ट्रेट थिंक फिट एंड टू पे द सेम टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डायरेक्ट, प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर द फादर ऑफ माइनर फीमेल चाइल्ड रेफर इन क्लास बी टू मेक सच अलाउंसेस until she attain her majority, यानी कोई माइनर लड़की है या लड़का है एनीवे, तो जब तक वो मेजॉरिटी को या मेजॉरिटी एज को पा नहीं जाता है, यानी इंडियन मेजॉरिटी एक्ट यहाँ पे मेंशन है 1875 के तहत, अगर वो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से वो मेजर हो जाता है तो वहीं पे वो मेंटेनेंस
रुक जाएगा। यानी एक एप्लीकेशन उसकी तरफ से फाइल हो जाएगी तो वो रुक जाएगा। माइनर का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है क्लास 125 1A में। उसके बाद बी में वाइफ को किया है, इंक्लूड वोमेन हु हैव डाइवोर्स बाई आर हैज ऑब्टेन अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड, यानी वो उस डाइवोर्सी औरत को भी इसमें इंक्लूड किया है या लड़की को जिसने डाइवोर्स ले लिया हो और अगेन मैरिज ना किया हो या रीमैरिज ना किया हो, वो भी इसमें इंक्लूड है। अब इसमें सच अलाउंस शैल बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ये अलाउंस क्या होगा, डेट ऑफ ऑर्डर से भी हो सकता है, इफ सो ऑर्डर्ड, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस, यानी जैसे आज 27 तारीख है तो अगर ये एप्लीकेशन पिछले 27 को फाइल है तो अगर आज की डेट में ऑर्डर हो तो मजिस्ट्रेट आज की डेट से उसको ऑर्डर कर सकता है, और अगर पिछले लास्ट मंथ के उससे चाहे तो आज अलाउ कर रहा है, लेकिन डेट ऑफ फाइलिंग पे यानी सूट के फाइल करने के तिथि से भी वो ऑर्डर कर सकता है, इसमें प्रोवाइडेड है। उसके बाद 3 में क्या दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है कि एनी पर्सन सो फेल विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर एनी मजिस्ट्रेट में फॉर एवरी ब्रीच ऑफ ऑर्डर, यानी ये 125(3) का वर्डिक्ट जो है वो रिकवरी को असाइन करता है कि जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है वो अगर टाइमली पे नहीं किया जाता है तो इशू अ वारंट फॉर लिविंग अमाउंट ड्यू टू इन माइनर प्रोवाइडेड बाय लिविंग फाइन आर में सेंटेंस सच पर्सन फॉर होल आर एनी पार्ट ऑफ ईच मंथ। अगर कोई पेमेंट मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया और वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को पार्ट में या उसको मंथ में एनी पार्ट जैसा मजिस्ट्रेट समझे उसको अंडर कस्टडी यानी जेल भेज देगा जब तक कि वो रिमेनिंग अनपेड वो ना करे और वारंट को एग्जीक्यूट करेगा। और क्या करेगा, इंप्रिजनमेंट फॉर टर्म में नॉट एक्सीड टू 1 मंथ, यानी 1 मंथ की इसमें सजा कर सकता है। और आगे क्या है, अंटिल पेमेंट, या क्या कर सकता है, देखिए सजा इसमें 2 तरह की, 1 महीने का पनिशमेंट और दूसरा क्या है, अंटिल क्या है, पेमेंट ना कर दे, यानी अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो उसमें सजा बढ़ जाएगी। इफ सूनर मेड प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट अंडर दिस सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन इज मेड टू द कोर्ट लेवी ऑफ सच अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट विच इज बिकम ड्यूज। तो एप्लीकेशन जो है उसमें फाइल करनी होगी। अब यहां पे कहा गया कि प्रोवाइडेड फर्दर इफ सच पर्सन एफर्ट टू मेंटेन हिज वाइफ ऑन कंडीशन ऑफ हर लिविंग हिम सच रिफ्यूज टू लिव हिम, इसमें एक और कंडीशन है कि अगर वाइफ रिफ्यूज करती है जाने से हस्बैंड के पास तो उस परिस्थिति में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसको रिफ्यूज कर सकता है मेंटेनेंस को, एंड मे टेक एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इफ ही सेटिस्फाइड देयर इज जस्ट ग्राउंड फॉर सो डूइंग। अब अगर वाइफ नहीं जाना चाहती है और उसका कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है न जाने का, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, जो मेंटेनेंस का पहले ऑर्डर है उसको रिकॉल कर सकता है। अब उसके बाद में 125(4) दैट इज इंपॉर्टेंट, क्या है, नो वाइफ शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन अडल्टरी। जैसा कि पिछले दिनों में एक केरला हाई कोर्ट का जजमेंट आया था
कि बदचलन औरत अगर है तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में ये 125(4) का प्रोविजन कहता है कि वाइफ कोई भी मेंटेनेंस का इंटाइटल नहीं है अगर वो अडल्ट्री कर रही है या बदचलन है, या है विदाउट एनी सुफिशियंट। दूसरा क्या है, विदाउट एनी सुफिशियंट रीजन शी रिफ्यूज टू लिव विथ हर हस्बैंड। दूसरा क्या है, पहले ऑप्शन पे ये कहा कि वो बदचलन हो, और दूसरे में ये कहा है कि वो क्या हो, कोई बिना रीजन के हस्बैंड के पास रहने से मना कर दे। ऐसी स्थिति में भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मेंटेनेंस ऑर्डर को रिफ्यूज कर सकता है। अब ये देखिए 125(5) ऑन प्रूफ दैट एनी वाइफ इन हुज फेवर एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर दिस सेक्शन इज लिविंग इन अडल्टरी और विदाउट सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूज टू लिव विथ हर हस्बैंड। एक ये भी सफिशिएंट रीजन है कि ये एक प्रूफ हो जाए कि वो अडल्ट्री में रह रही है। दूसरी चीज ये है कि अडल्ट्री में रहने के साथ साथ वो एक रीजन ऐसा सफिशिएंट रीजन ना हो जो हस्बैंड को छोड़ करके रह सके। तो ऐसी स्थिति में भी क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट उसके मेंटेनेंस को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। या म्यूचुअल कंसेंट से अगर दोनों लोग अलग अलग रह रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है वो कैंसिल कर सकता है। तो हम ब्रीफली ये समझ रहे थे कि 125 सीआरपीसी किन किन को दिया जा सकता है और किन किन वजहों से दिया जाएगा और किन वजहों से मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। और मेंटेनेंस का अगर ऑर्डर हो जाता है तो 125(3) में रिकवरी की एप्लीकेशन उसी संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ पे फाइल हो सकती है। तो हम अब इसको कंक्लूड कर रहे हैं कि 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस किसको मिलना है, वाइफ को मिलना है, चिल्ड्रेन को मिलना है, पेरेंट्स को मिलना है। इनकी परिस्थितियां क्या है, ये अपने आप को मेंटेन करने में मतलब अक्षम हो यानी एनेबल हो कि ये अपने आप को मेंटेन कर सके, तो उस पे मेंटेनेंस 125 ये क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में 125(3) में रिकवरी का प्रोविजन दिया हुआ है अगर कोई ऑर्डर पास हो जाए। उसके बाद में 125(4) में ये दिया हुआ है कि वाइफ मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती है। उसका रीजन ये दिया हुआ है कि वो अडल्ट्री में रह रही हो या वो बदचलन हो या उसके साथ में सफिशिएंट रीजन ना हो हस्बैंड के साथ रहने का। उसके बाद में 125(5) है कि अडल्ट्री प्रूफ हो जाए या सेपरेट लिविंग कंसेंट से हो। तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट क्या है, वो उसको मेंटेनेंस ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। ये बेसिकली 125 सीआरपीसी को हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं एक केस को डिस्कस करते हैं 125 सीआरपीसी पे। 125 सीआरपीसी कैसे फाइल होती है, देखिए यहां पे सबसे पहले आपको कोर्ट का नाम लिखना है। दूसरा यहां पे पार्टीज का नाम लिखना है। पार्टीज में अगर कई एक हो, जैसे मदर हो गई तो मदर का है, बच्चे हैं तो बच्चों का हो गया। अगर माइनर बच्चे हैं तो वो ऑन बिहाफ ऑफ मेजर पर्सन के वो फाइल हो सकता है। उसके बाद में अपोजिट पार्टी जिससे मेंटेनेंस सीख करना है उसके जरिए से भी वो चीजें हो सकती है। अब उसके बाद में जो यहाँ पे एप्लीकेशन जो पार्टीज के बाद में लिखना क्या है, प्रार्थना पत्र वास्ते गुजारा भत्ता दिलाए जाने अंतर्गत धारा 125 सीआरपीसी थाना कोतवाली अपना एड्रेस वहां पे मेंशन कर दिया। एक हिसाब से ये आपकी विषय की हेडिंग हो गई। उसके बाद में यहाँ पे अपना ग्राउंड मतलब शादी कब हुई थी, फर्स्ट पैराग्राफ में ये मेंशनिंग है कि शादी इतने दिनों में हुई थी, इस रीत रिवाज से हुई थी।
अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम रीत रिवाज से, अगर हिंदू है तो हिंदू रीत रिवाज से, या लव मैरिज से हुई है, एनीवे जिस हिसाब से भी शादी हुई है उस हिसाब से उस चीज को आप मेंशन कर सकते हैं और उसको आप अपने हिसाब से, अपने केस के हिसाब से भी इस चीज को आप देख सकते हैं। उसकी तथ्य और परिस्थितियां आपके अपने केस में अलग से हो सकती हैं। अब ये दूसरे पैराग्राफ में, ये चूंकि दूसरे काउंसिल के जरिए से ट्रायल कोर्ट से ये केस आया था जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ट्रायल कोर्ट में नॉर्मली इसी तरह की ड्राफ्टिंग होती है। इन्होंने लिखा कि विपक्षी क्या है, पैराग्राफ 2 में पहले जो है सही से रख रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सही से नहीं रखने लगे, मारने पीटने लगे और बहुत सारी चीजें जो है जुल्म ज्यादती करने का ये पैराग्राफ इन्होंने मेंशन किया है ताकि कोर्ट का अटेंशन इनकी तरफ ड्रा हो जाए। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि कुछ समय के बाद जो है अगर बच्चे पैदा हो गए तो बच्चों का भी उसमें जिक्र करना है, और बच्चों का मेंटेनेंस ले रहे हैं तो यहाँ पे पैराग्राफ 3 से इन्होंने बच्चों के बारे में भी मेंशनिंग की है, तो आप अपने हिसाब से भी इस बात को अपने उसमें मेंशनिंग कर सकते हैं। उसके बाद में इन्होंने लिखा कि विपक्षी वादनी को किराए के मकान में रखा हुआ है, विपक्ष ने वादनी को रुपया मांग की बात को लेकर के बहुत मारपीट की, जिससे कान का पर्दा फट गया, रीढ़ में, सर में तथा आंख में मार पीट करके चोटें पहुंचाए, जिनका इलाज और अभी भी वादनी का इलाज वह करा रही है। यानी मतलब एक एलिगेशन ये है कि मार पीट, लड़ाई झगड़ा और किस किस तरह से ये चोटें आ गई हैं, एक्चुअली मेडिकल हो ना हो, लेकिन चूंकि फैमिली कोर्ट में इस तरीके के ग्राउंड को लोग मेंशन करते हैं, बहुत सारे केसेस हमने इस तरह के देखे हुए हैं। ये एक मॉडल टाइप का केस लग रहा था, इसलिए हम इस केस को आपके सामने रखे। या कि विपक्षी मकान सा परिवार लेकर रहने लगा है, जहां वादनी अपने बच्चों को निवास कर रही है, वादनी गैर लोगों के संपर्क में होने का शक करता है। यानी बीवी ने क्या कहा है कि हस्बैंड जो है वो दूसरे मर्दों के साथ एलिगेशन लगा रहे इस तरीके से, और इसी वजह से वो अपमानित कर रहे हैं और बहुत सारा माहौल इसमें बनाने की कोशिश की गई है। ऐसी परिस्थितियां इसमें क्रिएट की जाती हैं जो घुमा फिरा कर करके ये बताने में मजिस्ट्रेट के सामने या फैमिली कोर्ट के सामने सक्षम हो सके कि किस किस तरीके से इसमें मेंटेनेंस मांगा जा रहा है और किस किस तरीके से मेंटेनेंस को क्रिएट किया जा रहा है। तो ये एक इशू है इस बात को लेकर के। और इसमें इन्होंने ये भी लिखा है कि कुछ एफआईआर वगैरह लिखाई गई थी और एफआईआर वगैरह की भी इसमें प्रोसीडिंग चली थी, तो एफआईआर की प्रोसीडिंग्स को भी इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर कोई आपके पास इस तरह का उसमें लीगल ग्राउंड हो या लीगल मेंशनिंग हो तो आप यहाँ पे मेंशनिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद में ये सारी चीजें कि जो पुरानी एफआईआर थी उसमें इन्होंने कहा कि उसको खत्म कराने के लिए जबरदस्ती की गई, एफआईआर स्वीकार करा लिया गया, इस तरीके से बहुत सारा एलिगेशन लगाया है। तो फैमिली कोर्ट में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एलिगेशन ही लगाए जाते हैं ताकि वहां पे जो कोर्ट बैठी हो उसको अपनी तरफ जो है अट्रैक्शन करें। अगर सिंपली आप चले जाएंगे और ये कहेंगे कि हमें मेंटेनेंस दे दीजिए, तो कोर्ट उसका रीजन और कारण अगर नहीं समझेगी तो मेंटेनेंस की पिटीशन भी डिसमिस हो जाएगी। यानी उसको आपको जैसा सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि अनेबल टू मेंटेन, तो अनेबल टू मेंटेन यानी मेंटेन करने में, भरण पोषण करने में सक्षम या असक्षम होने की दोनों भी बात आपको कहना पड़ेगा, वरना जब अपोजिट पार्टी को इशू नोटिस होगी उसमें तो हस्बैंड आकर के ये कहेगा कि ये सक्षम है
और महिला कहेगी कि असक्षम है, तो दोनों के तर्कों के बाद में कोर्ट एक कंक्लूजन पे पहुंचेगी। वैसे नॉर्मली ये देखा जाता है कि मेंटेनेंस केस में ज्यादातर महिलाओं को कोर्ट मेंटेनेंस दे देती है, क्योंकि अपने यहां महिलाओं को ज्यादा पीड़ित माने जाने की संभावना कोर्टों के एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारा ये ऐसा मत है और हमारा ऐसा मानना है। अब इन्होंने पैरा 7 में लिखा कि चूंकि अब यहां कमाई की बात लिख रहे हैं कि मेंटेनेंस किस कब और कैसे दिया जाए और कितना दिया जाए, तो जो अपोजिट पार्टी यानी अगर महिला क्लेम कर रही हो हस्बैंड से, तो उसके लिए क्या करना है, उसमें यह करना है कि कितने कितने कारण से और कैसे कैसे इनका इनकम है, तो यहां पे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हाई फाई इनकम बताना पड़ेगा। जब आप हाई फाई इनकम बताएंगे तभी कोर्ट उसमें काटते पीटते, क्योंकि जो हस्बैंड है, हस्बैंड के खर्चे को काट करके तब कोर्ट जो है वो उसके ऊपर क्या लगाती है, मेंटेनेंस चार्ज लगाती है। तो इसलिए जब आप एक हैंडसम अमाउंट बताएंगे, ऐसे मान लीजिए कि हस्बैंड बाहर रह रहा है, जैसे इस केस में है, तो बाहर रहने पे उन्होंने बताया कि पीओपी का काम है, 10 लेबर काम करते हैं, उनके पास कंपनी है, कंपनियों में कई तरीके का कंस्ट्रक्शन काम है, तो घुमा फिरा करके उन्होंने बताया कि एक लंबा चौड़ा अर्निंग इनके पास में है, इसलिए इतना इतना पैसा इनको दिलाया जाए। तो ऐसे ही आपको अगर किसी कृषि इलाके में लिखना है या किसी शहरी इलाके में लिखना है, तो उसके बिजनेस को साबित करना होगा। देहात में है तो उसकी खेतौनी लगा सकते हैं, उसका मकान अगर बना हुआ तो वो लगा सकते हैं, अगर किराए से पैसा आ रहा हो तो किराए को वो लगा सकते हैं। यानी जहां जहां से भी इनकम जनरेट हो रहा है, उस इनकम को इकट्ठा कर करके लमसम एक अमाउंट ये बताना होगा कि इतना पैसा इनके पास आ रहा है और इस पैसे से गुजारा भत्ता दिया जाना या इतने में इनका काम चल जाएगा और हमारा काम जो है कम से कम इतने रुपए में चल पाएगा। तो कोर्ट जो है उन दोनों लोगों की डिटेल तथ्य और परिस्थितियों को, और अगर कोई एविडेंस ओरल आता है या एविडेंस जो है लिखित में आता है या सैलरी स्लिप वगैरह आ जाती है या किराए की रसीद आ जाती है, एनी वे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आ जाता है, तो उसकी परिस्थितियों को देख करके कोर्ट एक कंक्लूजन पे आती है और उस पे फाइनल ऑर्डर करती है। जैसे अब इस केस में देखिए कि यहां पे इन्होंने लिखा है कि उसकी मासिक आमदनी 50,000 से कम नहीं है, जबकि इन्होंने अपने केस में कहीं पे ये रेशियो तय नहीं किया है कि ये 50,000 कैसे आ रहा है। अब मान लीजिए कि बहुत सारे मामलों में हस्बैंड तो वाइफ को बताता ही नहीं कि उसकी इनकम कितनी है, उसका इनकम कैसे जनरेट हो रहा है। अब कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, प्रॉपर्टी में ब्रोकरेज का काम कर रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में ब्रोकरेज का तो कोई एक नंबर में पैसा ही नहीं आता है, तो अब ऐसे मामले में कैसे साबित करेंगे। तो एक मामले में केरला हाई कोर्ट ने कहा कि अगर हस्बैंड आईफोन रख रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसका इनकम जो है 30-35 हजार से कम नहीं होगा। तो ऐसे भी बहुत सारी चीजें जो परिस्थिति जनक होगी कि अगर कोई आदमी आईफोन रखता है या टेबलेट रखता है या मर्सिडीज रखता है या हुंडा सिटी रखता है, तो ऐसी गाड़ियां और इन सब चीजों की परिस्थितियां होती हैं, तो वो कोर्ट एज्यूम कर लेती है कि ये इतना देने में सक्षम है और ऐसी परिस्थितियां हैं। तो इस हिसाब से भी आप अपने ग्राउंड को क्लियरेंस के तौर पे ला सकते हैं। जैसे इस केस में इन्होंने कहा कि 50,000 का इनकम है, जिससे उसकी इनकम जो है मासिक 50,000 से कम नहीं है, और वादनी के साथ में क्या है, नाबालिग बच्चे हैं, खान पान है, दवा इलाज है, रहन सहन है, पढ़ाई लिखाई है, आदि की जिम्मेदारी जो है उसी पे है, यानी वादनी पे है। और इसका जो पूरा खर्चा होना चाहिए वो प्रतिवादी पे यानी हस्बैंड पे है। और क्या हस्बैंड ने इनकार कर दिया है वादनी को मेंटेन करने से,
बच्चों को मेंटेन करने से, और बच्चों के साथ साथ जो और दवा इलाज के जो खर्चे हैं और पढ़ाई लिखाई का जो खर्चा है उसको भी मेंटेन करने से इनकार कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो अदालत उचित समझे उसको गुजारा भत्ता दिलाए। अब देखिए इन्होंने ये साबित किया है कि हस्बैंड की जो इनकम है वो लगभग 50,000 रुपए है। तो अब इन्होंने प्रेयर क्या की है, देखिए प्रेयर में इन्होंने लिखा है कि अतः श्रीमान न्यायालय से प्रार्थना है कि वादनी को मासिक 10,000 रुपए व प्रत्येक बच्चे को 5,000 रुपए यानी कुल मिलाकर के 25,000 रुपए कितना गुजारा भत्ता दिलाया जाए हर तारीख, मतलब विपक्षी से तारीख दरखास्त से दिलाए जाने की आदेश पारित किए जाए। तो अब देखिए यहां पे क्या हुआ कि 50,000 रुपए हस्बैंड की इनकम इन्होंने लमसम मानी है और 50,000 रुपए में 10,000 रुपए खर्चा किसने क्लेम किया, वाइफ ने किया। और 3 बच्चे हैं तो 5 को 3 से मल्टीपल कर दिए तो 15,000 ये हो गया। टोटल इन्होंने कितना क्लेम कर दिया, 25,000 रुपीज। तो ऐसे जो है मेंटेनेंस के केस को इस तरह से और इस सीक्वेंस में फाइल किया जाना आवश्यक है। तो मेंटेनेंस के केस में बहुत सारे उसमें चूंकि एविडेंस का कलेक्शन नहीं हो पाता है तो उसमें क्या करना चाहिए, विटनेस को एग्जामिन कराना चाहिए और विटनेसेस से विटनेस को प्रूफ करना चाहिए। तो जब विटनेस उसमें जाकर के प्रूफ करता है तो बहुत सारी चीजें उसमें क्लियरिटी के साथ में आ जाती हैं। अब विटनेसेस जब उसमें नहीं होते हैं तो बहुत सारी चीजें उसकी परिस्थितियां जो है वो क्लियर कर देती हैं। अब मेंटेनेंस के लिए आप हस्बैंड के गांव से, यानी आप अपने हस्बैंड के गांव से, क्योंकि हर गांव में एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं, तो ज्यादातर केसेस में क्या करना चाहिए, हालांकि ये बात नहीं कहनी चाहिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, हस्बैंड जिस गांव में रहता है कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में पड़ोसी से झगड़े ना हो। तो वाइफ अगर क्लेम करती है और बच्चे क्लेम करते हैं तो हस्बैंड का जिससे दुश्मनी है या जिससे लड़ाई झगड़ा है या रंजिश रखते हैं उन्हीं को ला करके अपने केस में गवाही करा देना चाहिए। पड़ोसी है तो उसकी गवाही भी कोर्ट उसको रिलायबल मानेगी और उसमें गांव भर के दोस्तों की भी गवाही करा दें और अगर खैतौनी वगैरह के जो पेपर्स वगैरह हैं वो प्रूफ कर दें। अगर कुछ नहीं प्रूफ हो सकता है तो फोटोग्राफ गूगल से खींच कर करके डेट टाइम उस पर लिखा हुआ हो अच्छे से उसको सीक्वेंस में करके फाइल कर सकते हैं। अब डिजिटल का जमाना है, वीडियोग्राफी कर करके भी वीडियो के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B के तहत तमाम चीजें एविडेंस भी डॉक्यूमेंट्री तौर पे प्रूफ है। और रिकॉर्डिंग को भी कई एक जजमेंट के जरिए से भी उसको प्रूफ करने के लिए कहा गया है। और टुमोसो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिजिटल एविडेंस को बहुत अच्छा एविडेंस माना है। तो ऐसी स्थिति में मोबाइल रिकॉर्डिंग वगैरह, फोटोग्राफी वगैरह भी और वीडियोग्राफी या वीडियो वगैरह भी, ये सारी चीजें एविडेंस में अब कंसीडर होने लगी हैं। एक वो दौर था जहां पे सीडीज वगैरह को एविडेंस में कंसीडर नहीं किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे वक्त परिवर्तन होता चला गया है। अब बहुत सारी चीजें एविडेंस में कंसीडर होती जा रही हैं। जैसे पुलिस के जरिए से कोई रिकॉर्डिंग पे, फोन रिकॉर्डिंग पे अगर पैसा मांगा जा रहा है तो दर्जनों ऐसे केस हैं जिसमें सस्पेंशन हुआ है और उनकी बर्खास्तगी हुई है, सर्विस से डिसमिसल हुआ है, करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। तो अब रिकॉर्डिंग वगैरह भी एज अ एविडेंस पेश होता है। सोशल मीडिया पे किसी भी कंटेंट को गलत तरीके से शेयर कर देते हैं
तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत जुर्म माना जाता है। तो अगर वो जुर्म के दायरे में भी है तो वो एविडेंस के तौर पे भी उसका यूज होता है। तो किसी भी चीज को यूज करने के लिए उसको ऑर्गेनाइज वे में, संगठित वे में आप उसको सलीके से एविडेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली सिर्फ इस बात पे डिस्कस कर रहे थे कि हम 125 का केस यानी मेंटेनेंस का केस कैसे रेडी करेंगे और मेंटेनेंस के केस को कैसे ड्राफ्ट करेंगे और ड्राफ्टिंग में किन किन बातों को हमें ध्यान रखने की जरूरत है और मेंटेनेंस का जो प्रेयर करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे, इन सारी चीजों पे हमने डिटेल से डिस्कस किया है। और अगर मेंटेनेंस के संबंध में कोई चीज डिस्कशन में रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली बार जब कोई चीज मेंटेनेंस के बारे में डिस्कस करें तो आपके पॉइंट को दिमाग में रखते हुए उस पॉइंट को भी कंसिडरेशन में करेंगे। और अगर किसी पब्लिक के मुद्दे पे कोई लॉ के अवेयरनेस से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। ड्राफ्टिंग की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है और अगर किसी को इसकी आवश्यकता है तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और नोटिफिकेशन के आइकन पे आप क्लिक भी कर दें, ताकि जब हमारी तरफ से इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर किया जाए तो आप तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।